वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मार्च 2025 के महीने के पूरे करंट अफेयर्स को हिंदी माध्यम में हम आज की क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। हमारी जो एक मैगजीन आती है पीआईबी, जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहा जाता है, जो कि सरकार के थ्रू जो है निकाली जाती है। इस पूरे में पीआईबी की मैगजीन समरी में हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर आप में से कोई भी बच्चा यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की है, ईपीएफओ जो अभी आने वाला है उसकी तैयारी कर रही हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रही हो, या एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रही हो, आपको सभी एग्जाम में ये सारे के सारे करंट अफेयर्स बहुत काम आने वाले हैं। उसके अलावा आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बीपीएससी, यूकेपीएस, यूपीपीएससी, आरएएस, सीजीपीएससी, उड़ीसा, एच, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सभी के एग्जाम्स में ये सारी की सारी बातें उसी तरीके से काम आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हिंदी माध्यम के और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। बाकी आप में से किसी भी बच्चे को इसकी कभी भी जो पीडीएफ है वो चाहिए होगी, तो ये दिए गए नंबर्स हैं, इन पीडीएफ इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करोगे, आपको सारी जानकारी यहीं पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हमारे पास कुछ करीब करीब पूरे इस महीने भर के 100 आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना, डेयरी कार्यक्रम, गोकुल मिशन, लेन देन, सासाराम कॉरिडोर जो बनाया गया है, फसल बीमा योजना, धन धान्य कृषि योजना। इस तरीके के हमारे पास टोटल जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं। हमें सारे कवर नहीं करने हैं, ये नहीं कि हमें सारे एक एक चीज को कवर करना है। आपको इसके लिए पीडीएफ लेनी पड़ेगी अगर आपको पूरा ही एक साथ सारी चीजों को चाहिए। बाकी हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसमें इस वीडियो में काफी सारी चीजों के बारे में बता सकूं। 91 देख सकते हो आप आर्टिकल्स है टोटल इसके अंदर, जो हम यहाँ पे कवर करें। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक घटक के ऊपर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को निर्माण भारत में अगर जितना ज्यादा भारत में निर्माण किया जाएगा, उतना ही भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सकता है। घरेलू विनिर्माण के कार्य में प्रोत्साहित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र और ज्यादा सुदृढ़ हो सकता है, जिसके अंदर सरकार जो है आयात पर अपनी निर्भरता को कम करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में अपनी चीजों को बढ़ाएगी। ये है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही हमारा डेयरी कार्यक्रम है, जो कि नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, एनपीडीडी, जिसका उद्देश्य है कि हमारे भारत में जितना भी दूध का काम है, वैसे भी हमारे भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन पहले भी आ चुका है, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, जिसके जनक वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। तो वो भी हम पहले एक बार कई बार क्लासेस में इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो उस प्रकार से भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा भी जो है ये एक कार्यक्रम खूब ऐसे चलते रहे हैं और भी आगे चल के चलते रहेंगे आगे भी इन कार्यक्रमों को, ताकि देश के अंदर जो जो दूध है, जैसे अमूल है, अमूल बहुत भारत की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो कि हमारे पूरे विश्व भर में जो है काफी सारी चीजों को यहाँ पर काम में देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है, लाखों डेयरी के किसानों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। दो अलग अलग प्रकार के मिशन हैं। एक तो भाई जो डेयरी के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, एक है गोकुल मिशन, जिसके अंदर जो हमारी स्वदेशी नस्लें हैं, गाय की नस्लें हैं, गोजातीय नस्लें हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा, जिसमें नस्ल सुधार होगा, उनका रोग नियंत्रण होगा, डेयरी पशुओं को समर्पित अवसंरचनात्मक विकास जैसी गतिविधियां जो है वो शामिल की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दो अलग अलग चीजों के हमारे पहल है। आपको भी दोनों का जो उद्देश्य है वो अलग अलग प्रकार से याद रखना है। ये हमारी पूरी इस वीडियो में कंप्लीटली आपको दिया गया है। ये पूरी वीडियो में भी और इस पूरी पीडीएफ में भी आपको सारी जानकारी, सारी चीजें यहीं पर दे दी गई हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ऐसे ही हमारा यूपीआई लेन देन के लिए भी जो है करा गया, मतलब यूपीआई लेन देन तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से करते ही हैं। ठीक है, अल्प वित्तीय मूल्य वाले चीजों को हम वैसे भी यहाँ पर लेन देन में रखते ही हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट के भी लेन देन है वो भी यूपीआई से होनी चाहिए। इससे क्या होगा, डिजिटल वित्तीय लेन देन बढ़ेगा,
डिजिटल भुगतान और ज्यादा सुलभ बनेगा और भारत का जो पूरा इलाका है ये वित्तीय समावेश में जुड़ जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि भारत जो है पूरा वो वित्तीय समावेशी हो जाए, है ना। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो भारतीय है, जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद फिर पटना आरा सासाराम कॉरिडोर ये बनाया गया है। अभी हाल फिलहाल में 4 लेन का ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ये दो शब्द होते हैं जो आपको इसमें याद करने होंगे कि इन दो शब्दों का अर्थ क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये जगह ग्रीन फील्ड है या ये जगह ब्राउन फील्ड है, तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, मतलब इसके बीच में अंतर क्या होता है। ग्रीन फील्ड होता है एक ऐसी एक ऐसी जगह पर दोबारा से कार्य करना जो कि जगह पहले से बनी हुई नहीं है। वो जगह बिल्कुल साफ पड़ी है, मतलब स्क्रैच जिसे हम कहते हैं ना, कि पूरे सिरे से दोबारा उसको बनाना, सिरे से उसको करना, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड का अर्थ क्या होता है? ब्राउन फील्ड का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जिसमें पहले कुछ बना हुआ था और उसके ऊपर आप कुछ दोबारा बना रहे हो। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो तरीके के अलग अलग है। पटना आरा और सासाराम का कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर जो है 120 किलोमीटर लंबा होगा, बिहार में स्थित, जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर बनाया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी को राज्य में सुधारा जा सके, बिहार को भी और ज्यादा उन्नत बनाया जा सके। ऐसे ही हमारा कोसी में कोसी मेची अंतर अंतर जातीय संपर्क परियोजना बनाई जा रही है। ये भी बिहार की ही है, सिंचाई परियोजना। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, कृषि की उत्पादकता को वृद्धि में लेके आना है। तो ये सारे कार्य भी इसी के तहत कराए जाए। किसानों को लाभ मिलेगा, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, वैसे तो सामने भी सारी बातें लिखी हुई हैं। आप ये पीडीएफ लोगे तब आपको भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी वीडियो सुन के आपको थोड़ी चीजें जल्दी याद हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम वीडियो सुनते हैं तो हमें ना कुछ चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो वीडियो का और सुनने का अर्थ यही होता है कि आपको चीजें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। इसके बाद ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा में आपको नाम से समझ में क्या आ रहा है? क्या होगा? जो खाद्य पदार्थ है उनकी सुरक्षा की जाएगी। कैसे सुरक्षा करोगे? हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ है, जैसे कि मेन मेन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अब इसमें पिज्जा बर्गर काउंट नहीं होगा क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी चीज नहीं आती है। खाद्य पदार्थ जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये उनकी बात की जा रही है। तो हमारे सबसे आवश्यक जो खाद्य पदार्थ है, आवश्यक खाद्य पदार्थों को यहाँ पर संजो के रखने के लिए काम किया जाएगा, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो ये वो चीज लिखी हुई है। ठीक है भाई, पढ़ लो आप यहाँ तक। इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर पहल होगी उनका कार्य जो है वो यहीं से किया जाएगा, सुनिश्चित कराया जाएगा। लोगों को भोजन की उपलब्धता मिलनी चाहिए, इनको हम संजो के रखेंगे, बचा के रखेंगे, तभी तो लोगों तक पहुंचाने की जो है वो काम कर पाएंगे। लोगों तक भी तो खाना पहुंचाने के लिए हमारा सारा काम देखना पड़ेगा। ये सारी जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है एफसीआई की होती है। इसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको इसी प्रकार से आप नाम याद रखोगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसके लिए काम पूरा देखती है। फिर अब इसी के लिए जो है अन्नदाता संरक्षण अभियान में जो है किसानों की उपज जो होती है उसमें बिचौलियों को हटा दिया जाएगा। और जो सारा जो कुछ पैसा उसमें बिचौलियों के पास जाता था और वो फल फूल रहे थे, उनको हटा करके जो किसान है वो अपनी उपज को खुद से ही बेच सकेंगे और उसका उचित मूल्य जो है वो ले सकेंगे। किसानों को ही लाभ होगा सीधा, और किसानों की आय में वृद्धि देखी जाएगी। तो इसे हम कहते हैं बिचौलियों पर निर्भरता में कमी। ये पीएम आशा एक स्कीम है, उसके तहत स्टार्ट किया गया है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य में क्या होता है? इसके अंदर जो फसल की उत्पादकता है उस पे ध्यान देने के लिए काम किया जाएगा। और ऐसे ही एक सिंचाई की परियोजना शुरू की गई है, ड्रिप
और स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है। जो स्प्रिंकलर का मेथड मतलब क्या होता है इसका, इस टेक्निक में, कि आप जो है ना, जैसे फव्वारे से नहाते हो तो पानी कम लगता है, तो बस उसी प्रकार से ये चीज है। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी ये चीज यहाँ पर की गई है। ठीक है भाई। फिर ऐसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें अगर फसल कभी खराब हो जाती है तो बीमा कवरेज दिया जाएगा। फसल विफलता के समय किसानों को पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, पूरा योगदान दिया जाएगा और बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। जैसे कभी मान लो प्राकृतिक आपदा आ गई या किसी कारण फसल जो है वो खराब हो जाती है, कोई जोखिम आ जाता है, तो उस हानि को देखने के लिए, प्राकृतिक आपदा और अन्य अन्य जोखिमों के कारण हानि को जो है देखने के लिए पूरा फसल बीमा योजना शुरुआत की जाएगी। एक है प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम। प्रणाम का अर्थ क्या है यहाँ पर, PRANAM। इसका हिंदी में भी मीनिंग है और इंग्लिश में भी है। आप एक काम कीजिए, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला बिल्कुल मत याद करिएगा, आप हिंदी वाला ही याद करो, क्योंकि एग्जाम में जब वही पूछा जाएगा तो उतना ही याद कीजिए। भले इसकी फुल फॉर्म जो है वो इंग्लिश के तहत बनाई गई है। हिंदी में कहते हैं इसे पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण, सुधार के लिए समर्पित। तो ये वाला पूरा सतत कृषि के विकास के लिए है। सतत कृषि विकास का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा विकास जिसके तहत जो भी हमारी कृषि की योजनाएं होंगी, वो कृषि पूरा जो रहेगा वो इस प्रकार से बनेगा जिसमें क्लाइमेट चेंज, जो हमारा जलवायु परिवर्तन की चीजें हैं, वो जलवायु परिवर्तन बहुत ही सुलभ तरीके से हो सके, तो जलवायु परिवर्तन सतत हो सके, उसके लिए पूरा कार्यक्रम किया गया है। अब जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों को रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है वो कम से कम करना होगा। अगर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो चीजें होंगी वो सुधर सकती हैं और पर्यावरण के अनुकूल जो है परिस्थितियां बैठ सकती हैं। तो ये स्कीम है उसके लिए। ऐसे ही जन औषधि केंद्र आपने जरूर सुना होगा, अपने आसपास जरूर देखे होंगे, काफी खुले हुए हैं जन औषधि केंद्र, जिसमें आपको जो दवाइयां मिलेंगी वो किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। किफायती कीमतों का इससे अर्थ है कि आपको जेनरिक दवाइयां दी जाएंगी और जिसमें सॉल्ट सेम रहेगा, गुणवत्ता भी होगी उसके अंदर। गरीबों और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शुरुआत की गई है। आप PM वाले केंद्र पे जो है, ये वाला पूरा जन औषधि केंद्र, यहाँ पे जा सकते हो और अपनी जो आपको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा दिया गया है उसको दिखा करके आप पूरी दवाइयां ले सकते हो। सॉल्ट सेम रहेगा, दवाई सेम नहीं मिलती है, सॉल्ट सेम मिलता है। ठीक है, तो ये दवाइयां जो है वो यहाँ पर दी जाती है, जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जन औषधि केंद्र इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाले पता होने चाहिए। यूपी में इनका विस्तार भी किया जा रहा है काफी ज्यादा। और फिर यूरिया क्षेत्र से आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, उसके लिए शुरू किया गया। फार्मा में मेडिटेक और ND प्रमोशन जैसी सुविधाएं लाई गई। लॉजिस्टिक्स के लिए एक स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक्स का जो स्माइल प्रोग्राम है। इस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये जो स्माइल प्रोग्राम है पूरा, ये याद करना होगा। स्माइल की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है वो इंग्लिश में बनाया गया स्माइल, लेकिन हम हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको। इसे कहते हैं स्ट्रेंथनिंग मल्टी मोडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं, हिंदी में भी इसको अक्सर मतलब इसी नाम से जाना जाता है। और मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, जो कि भारत में ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ADB के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बने हुए हैं, ADB के जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में बने हुए हैं। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और ये जो पूरा स्माइल कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है भारत के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, लागत को कम करना, दक्षता में सुधार लेके आना, और जो कार्यक्रम संस्थागत है पूरा उस ढांचे को मजबूती करना, वेयर हाउसिंग को मानकीकृत करना, व्यापार लॉजिस्टिक्स में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जितने भी हमारे परिवहन के साधन होते हैं, सड़क, रेल, वायु, जल, उन सभी को एकीकृत करके उसको और ज्यादा कुशल
बना। ठीक है, इसको सुव्यवस्थित करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित देना, भंडारण प्रथाओं को एक समान लेकर के आना, और विशेष रूप से निर्यात और आयात की गतिविधियों में सुधार लेके आना। तो ये सब इसके तहत जो है वो किया जा रहा है। ऐसे ही विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, पीएलआई का अर्थ क्या होता है? उत्पादन संबंध प्रोत्साहन। अगर आप सरकार द्वारा कोई ऐसा जो जो भी सरकार जिसमें पीएलआई दे रही है, अगर आप उसमें उस पूरे को प्रोत्साहित करते हो, उसको बनाते हो, उसका विनिर्माण करते हो, तो उसके लिए सरकार आपको यहाँ पर इंसेंटिव, प्रोत्साहन भी देती है, ताकि आप उसमें और ज्यादा तरक्की कर सके। फिर समावेशिता के लिए उन्नत जीईएम प्लेटफॉर्म, जीईएम मार्केट प्लेस, यहाँ पर व्यापारिक मूल्य के अंतर्गत पूरा जीईएम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस करके स्टार्ट किया गया है। फिर वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया है आरबीआई द्वारा, ताकि हर व्यक्ति को वित्तीय सहायता जो है वो देने के लिए पूरा बताया जा सके। राष्ट्रव्यापी वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं, लोगों में बहुत आज भी वित्तीय ज्ञान की कमी है, जिसके कारण ये शुरुआत की गई है। एमएसएमई के ऋण बढ़ाने के उपाय यहाँ पर किए गए, ताकि हर जो है एमएसएमई, जिसे हम माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की बात जो की जाती है, उसमें वित्तीय सहायता सुधार लाने के लिए सक्रिय किया गया है। फिर नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल ये किया गया इसी में स्टार्ट। कौशल विकास संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी यहाँ पर जो है वो चीजें करी गई हैं। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति ने पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अभी हालांकि वैसे पर्यावरण का जो दिवस है वो जून में आएगा, 5 जून को, क्योंकि 5 जून को स्टॉकहोम स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो अभी करा है, ताकि ये चीज आगे चलती रहे और पर्यावरण की जो चुनौतियां आ रही हैं उसको हम लोग संभाल सके। इसमें आप जा करके जो भी हमारे पर्यावरण में आने वाली समस्याएं हैं उसको आप यहाँ पर समाधान निकाल सकते हो, नीति निर्माण कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा कर सकते हो कि हम किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सतत विकास रणनीतियां, इन सबको यहाँ पर जो है वो सुधार सकते हैं, वो यहाँ पे किया गया है। तो पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन करके कुछ इस प्रकार से किया गया है। ऐसे ही हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी संबोधन किया है इसके ऊपर। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने भी यहाँ पर बहुदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन औपचारिक रूप से खत्म करते हुए हमारी यहाँ की जो भी देश की पर्यावरण चेतना है उसको बढ़ाने की बात करी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको सारा का सारा कंटेंट जो है ना वो यहीं पर ही, आप नंबर भी नीचे देख सकते हो। आप अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इस पर आप कभी भी कॉल करोगे, आपको सारी जानकारी वहीं पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी कि हमारा जो कोर्स है, हमारी जो चीजें हैं वो किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो आप कभी भी जाओ और इसमें आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद थीम योजना, आईडीवाई, मन की बात में जो है पूरा यहाँ पर योजना लेके आई गई है, और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर बात की गई है। आईडीवाई क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो योगा के लिए ये शुरुआत की गई है, योगा से ही होगा करके इसके ऊपर काफी बोला जाता है। और शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है, हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ पर जो वही सतत विकास के लिए, सतत विकास का असल में अर्थ क्या होता है कि हम आज के जितने भी संसाधन हैं उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली जितनी भी हमारी जो जनसंख्या आने वाली है, हमारी जो जनरेशन आने वाली, जो हमारी पीढ़ियां आने वाली है, उनको किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर जो है वो ना देखने को मिले। ठीक है, तो उसी के लिए ये पूरा जो है वो शुरू किया गया है। फिर ऐसे ही वन्य जीव संरक्षण के ऊपर भी बात की गई है, पारिस्थितिक तंत्र आर्थिक महत्व को पहचानते हुए संरक्षण करने की बात की गई है, ताकि हमारा पारिस्थितिक संतुलन हम बनाए रखें, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख दिया जा सके, मानव और वन्य जीव के संघर्ष को कम किया जा सके, जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। उसके अलावा संसद भाषिनी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर संसद भाषिनी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जो एआई से बनाया गया है, जिसमें कोई भी जो एमपी है वो अगर किसी दूसरी भाषा में बात करता है तो सभी को उसकी भाषा समझ में आएगी, ट्रांसलेटर के रूप में हाथों हाथ ही ट्रांसलेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये उसके लिए शुरू किया गया संसद भाषिनी। पुनः प्रयोजन प्रशिक्षण, ज्ञान प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप प्रोत्साहन के ऊपर भी किया गया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा सके। और स्टार्टअप कल्चर आज भी इंडिया में काफी बढ़ चुका है, उसको और ज्यादा खिलाने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये पूरी योजना और लाई गई है।
आर्टेमिस कार्यक्रम हो गया। आर्टेमिस कार्यक्रम किसका है? आर्टेमिस, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारा कार्यक्रम है। आर्टेमिस प्रोग्राम इसे कहा जाता है। इस पे कई बार पहले भी जो है वो सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आर्टेमिस कार्यक्रम नासा द्वारा चंद्र अन्वेषण के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पहली महिला और पहली अश्वेत व्यक्ति को उतारना है और चंद्र सतह का अधिक से अधिक अन्वेषण करना है। यह कार्यक्रम जो होगा वो चंद्रमा पर मानव मिशनों की तैयारी में मदद करेगा और मंगल पर भी मानव मिशन को भेजना शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो उसका उद्देश्य आपको याद रखना, चंद्रमा पर पहली महिला और पहली अश्वेत व्यक्ति को उतारना है। और इसी के माध्यम से हम पहले ये करेंगे, उसके बाद फिर मंगल ग्रह पर भी जाएंगे। इसमें नई तकनीकों का उपयोग किया गया है। आर्टेमिस 1 पहला मिशन होगा जो मानव रहित होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यान भेजा जाएगा, रॉकेट भेजा जाएगा। जो आर्टेमिस 2 होगा वो मानव युक्त मिशन होगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की चारों ओर उड़ान भरेंगे। फिर तीसरा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर भी उतरेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा मिशन है आर्टेमिस, काफी ज्यादा बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर भारत के अंदर चंद्रयान 4 की बातें चल रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि हम लोगों ने चंद्रयान जो 2 है वो 3 जो है वो सक्सेसफुल कर लिया है। तो ऐसे ही चंद्रयान 4, ठीक है, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा पे जाकर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवी से जो वैज्ञानिक अध्ययन करना है और धरती पे वापस लौटना है। ठीक है, तो ये चंद्रयान 4 वाला जो मिशन है उसके बारे में एक चीज है। तो डिजिटल भविष्य में भारत की प्राथमिकता है। भारत प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात पे जोर दिया है कि भारत डिजिटल भविष्य की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। और इसी में ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इसी के लिए पीएलआई, ये सब सरकार जो है वो करेगी, जिसके कारण क्या होगा, डिजिटल जो होगा भारत वो और ज्यादा तरक्की कर सकता है। फिर आईसीएएमआर में ड्रोन आधारित कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा। कॉर्निया क्या होता है? आंखों के अंदर होता है, आंखों की समस्या के लिए मतलब वापस दोबारा से आप सही से देख सको, उसके लिए जो है ट्रांसप्लांट की सुविधा बनाई जा रही है। ऐसे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भी जो है चीजें की जा रही है, ताकि जो स्वास्थ्य का भी चीजें हैं उसमें सुधार लाया जा सके। युवा नवाचार लाया जा रहा है। हमारे जो लोकसभा के अभी अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि कोटा राजस्थान से हैं, दूसरी बार दोबारा से ये लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने बयान दिया है कि भारतीय युवा वैश्विक मंच पर नवाचार और अनुसंधान बढ़ावा दे सकता है, उनकी क्षमता को पहचाना जाएगा और प्रगति और जो है इसमें की जाएगी। ऐसे ही हमारा एक वेव्स करके हैकाथॉन आ रहा है, 2025 में शुरू हो चुका है। मई में शुरू हुआ होगा ये। और इसकी अभी जो हैकाथॉन है इसकी बैठक पटना में हुई है, लेकिन जो ये वेव्स का पूरा कार्यक्रम रहेगा ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, एथलीट्स हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा। वेव्स 2025 का सम्मेलन इसे बोला जाएगा। ठीक है, ये मुंबई में शुरू हुआ है। गोवा और मुंबई इसकी दोनों चीजें रहेंगी। लास्ट में गोवा में कराया जाएगा। इसमें प्रसारण, मनोरंजन, डिजिटल मीडिया, फिल्म, पुरानी मूवीज, नई मूवी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, नई नई तकनीकों के साथ सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। गेमिंग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और चुनौतियां और बहुत सी चीजें यहाँ पर और बढ़ेगी। कंटेंट निर्माता हैं, जो मीडिया पेशेवर है, उन्हीं की सहायता से एक पूरा बाजार यहाँ पे तैयार किया जाएगा और काफी सारी चीजों को यहाँ पर मार्गदर्शन के रूप में देखा जाएगा। इसे वेव 2025 शिखर सम्मेलन कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है ऑरेंज इकोनॉमी, नारंगी अर्थव्यवस्था, जिसमें फिल्म, टीवी, रेडियो, प्रसारण, एनिमेशन, ठीक है, सभी की चीजों को यहाँ पर जो है देखा जाएगा। राइट, प्रौद्योगिकी, एआई, वीएफएक्स हो गया। तो वेव्स बाजार एक वैश्विक ई मार्केट प्लेस है, जहां पे भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना, प्रोजेक्ट की चीजें देखना, सभी के लिए एक साथ जो है वो लॉन्च किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको कर रहा है, भारत के एआई को बढ़ावा देने के लिए। हम इसे क्या कहते हैं? ऑरेंज अर्थव्यवस्था, जिसमें कला, संगीत, सिनेमा, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, फैशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अगर मैं वैश्विक स्तर की बात करूं तो नारंगी अर्थव्यवस्था प्रमुख रोजगारों में से एक गिनी जाती है।
जैसे जैसे डिजिटल उपभोग बढ़ रहा है, उसी प्रकार से रचनात्मक उद्योग भी काफी बढ़ता जा रहा है। हम सभी लोग भी तो यूट्यूब कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें पढ़ना हो, नहीं भी पढ़ना हो हम, लेकिन हम फिर भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे रील्स, और इन सब का कितना ज्यादा क्रेज और कितना ज्यादा हम इन चीजों को देखते आ रहे हैं। हम लोग खूब इन चीजों को नजर में रखते हैं और चीजें देखते रहते हैं। कुछ चीजें बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होती है, कुछ चीजें तो मुझे बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम लगती है, जो हम लोग बेफालतू में करते हैं, लेकिन लोगों के लिए जो है वो रोजगार का एक जरिया बना हुआ है, जो कि बिल्कुल सच्चाई है। तो वही हम जो है प्रकार यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसी चीज के बारे में। समझे भाई इस चीज पूरे को? उसके बाद मेक इन इंडिया वो हम प्रमोट कर ही रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो रक्षा विकास है उसको बल बल मिल रहा है। रक्षा विकास का मतलब होता है हमारे देश में ही जो है स्वदेशी उत्पादन किया जा रहा है, जिसके कारण हम आत्मनिर्भर बनने में कामयाब हुए हैं। सुदृढ़ घरेलू रक्षा यहाँ पे की जा रही है। ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत रक्षा अनुबंध आप देख सकते हो। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा ना चीजें, जिसमें हम लोग हमारे जो हल्के वाहन है, भारी वाहन है, टैंक है, मिसाइलें हैं, हर चीज घरेलू स्रोतों से मिलके बननी चाहिए। जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, इसी के कारण आप अपने आप को क्या कह सकते हो कि हम लोग क्या हो चुके हैं, हम लोग अपने आप में जो है वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं हर मामले में। ठीक है भाई। तो अभी ये वाला भी आ रहा है, रक्षा मंत्री हमारे जो राजनाथ सिंह है वो कह रहे हैं कि भारत का जो सुरक्षा तंत्र है उसको हमें अनुकूल बनाना है, क्योंकि हमारे जो जो आजकल के टाइम पे युद्ध जो होते हैं ना, वो साइबर युद्ध भी तो हो रहे हैं। साइबर युद्ध में क्या होता है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के डेटा को हैक कर लेते हैं, और हैक करके भी तो चीजें करते हैं। तो साइबर युद्ध भी हमारे खूब जो है अपराध होते आ रहे हैं। और अंतरिक्ष की चीजें होती आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण, प्रतिक्रियात्मक, इन सभी चीजों पे ध्यान देना है। फिर आता है आरबीआई जो है, इसको 90 साल पूरे हो चुके हैं 2025 में। 1 अप्रैल 2025 को पूरे हुए थे। ठीक है, अभी 90 साल हुए। 1 अप्रैल 1935 को पहली बैठक हुई थी आरबीआई की, लेकिन तब उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, कैलकाटा में थे। तब उसका नाम कैलकाटा था, जो कलकत्ता था। कोलकाता नहीं था, कलकत्ता था। ठीक है, फिर बाद में 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ शिफ्ट करे गए, मुंबई में शिफ्ट किए गए, शहीद भगत सिंह मार्ग पे। आज के समय में हमारे आरबीआई के मुख्यालय स्थापित है। तो अब ये 2025 चल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि 90 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो भारत की राष्ट्रपति जो है इसके समापन समारोह में उपस्थित रही थी। आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और आरबीआई में गवर्नर होते हैं। इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे 1935 में, और उसके बाद इसके जो गवर्नर बने हैं वो सी डी देशमुख को बनाया गया है, जो कि एक भारतीय थे। ठीक है, आजादी के बाद। तो वही है, इसके बारे में ही लिखा गया है। इस आरबीआई को बनाने में काफी बड़ा योगदान जो है वो बी आर अम्बेडकर का भी रहा है। बाकी आरबीआई बनना चाहिए, इसकी पहली बार सिफारिश जो है वो हिल्टन यंग कमेटी द्वारा की गई। ऐसे ही राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन पे बोला है, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो है इसके संबंधों पे जोर देने के लिए भी एक हमारा ये पूरा याद रखिएगा। कुंभ पर लोकसभा को संबोधित किया। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार के हमारे ये सारे हैं। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, संविधान के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। वैसे भी भारत के अंदर संविधान की जानकारी लोगों को बहुत कम है। हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो उस चीज की, तो आपको पता है। अगर आप बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई नहीं करते, तो उनको बहुत सी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे मौलिक जो ड्यूटीज होती हैं वो क्या है, नहीं पता होती इन चीजों के बारे में। तो संविधान के बारे में मैं ये नहीं कह रही कि पूरे संविधान रट के जाओ और आपको हर पूरे संविधान के बारे में हर जानकारी होनी चाहिए और आपको संविधान की एक एक आर्टिकल रटा हुआ होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, संविधान के बारे में जागरूकता, उसकी समझ होना और उसमें सहभागिता निभाना, ये एक हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। हमारे स्कूल्स में भी हमारे संविधान को थोड़ा सीरियसली पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हर बच्चे को संविधान की बेसिक बातों की जानकारी हो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा पूरा संविधान रट के होना चाहिए, बहुत नहीं, ऐसी चीजें नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आपको संविधान की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद ये सेवा वितरण पर है, बिल ऑफ लैंडिंग के ऊपर है, और आईडीवाई मतलब वही हमारा जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसके ऊपर है।
ठीक है, आयुष एकीकरण है। तो ऐसे करते आप देख सकते हो कितने सारे हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स हैं। फिर हमारे आईआर के भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि भारत और अमेरिका का, भारत और युगांडा का। ठीक है, तो ये सब हमारे पास भारत और मलेशिया का हो गया। ठीक है, भारत मलेशिया की द्विपक्षीय बैठक हुई है, भारत और न्यूजीलैंड की हुई है, भारत और मॉरिशस की हुई है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस है, डेयरी का है। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं इसके बाद, जो कि आपको किसमें कवर करने होंगे। ये सभी आर्टिकल्स को आप कभी भी चाहो तो हमारी ये पीडीएफ ले सकते हो। आपका जो नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है, मैं फिर बता देती हूँ, ये दिया गया है नंबर सामने। आप इन नंबर्स पे कभी भी कॉल करके जानकारी पूरी ले सकते हैं। बाकी आप लोगों से अप्रैल महीने के पीआईबी की मैगजीन समरी में अगली मुलाकात होती है, और फिर हम इसके आगे की चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।